हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। ये है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे। और ये ज्योग्राफी है और क्लास 7th एनसीईआरटी है। मेरे द्वारा मैं प्रिया। और यूपीएससी पीसीएस के लिए हम एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। 6 ईयर के 12 तक 6 का कंप्लीट हो चुका है। और ये जो है इसमें हिस्ट्री हो चुका है, ये है ज्योग्राफी। और जल्दी हम पूरा आपका 6 से 12 कंप्लीट करवा देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हमारा दूसरा चैनल है, लव लाइव विद जॉय, और ये है स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में दिया, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है और दूसरे चैनल का लिंक दिया है। जाइए, ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए। और अपने दोस्तों से शेयर के बीच शेयर करिए, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको टेलीग्राम में आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ लेसन है आपका वायु, जिसके हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु चारों ओर से पृथ्वी की घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसके पहले लेसन में पढ़ाया गया है सब। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। यह हम सांस लेने की वायु प्रदान करते हैं। सूर्य की किरण हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो दिन दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, और हम रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यह वायु राशि है जिससे तापमान को रहने योग्य बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरणित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता। किंतु अब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका विस्तार इतना बढ़ गया है कि इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, और परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो ठीक है, वायुमंडल का संगठन हम देख सकते हैं। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और और गैसें हैं। तो मेन तो गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, आर्गन है, और हाइड्रोजन भी कम मात्रा में पाई जाती है। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है। और अन्य सभी गैसों में से जो मिलाकर है आर्गन है, और अन्य सभी गैसें हैं। तो तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं अपनी वृद्धि के लिए। तो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते हैं, तथा मृदा तथा पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पर पौधे इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देखे होंगे पौधों की जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं वो नाइट्रोजन को लेती हैं, फिर इसको परिवर्तित करके पौधों को देती हैं, क्योंकि पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है। यदि हम वृक्ष को काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस, जैसे हरे पादप अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन में वापस देते हैं। पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होता है। इससे संतुलन मतलब बना रहता है। मतलब हम मनुष्य क्या लेगा? मनुष्य जो है वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, उसको कौन लेंगे? प्लांट लेंगे। और प्लांट जो है उसको देंगे ऑक्सीजन। इस तरह से चलता रहता है प्रोसेस। तो ये कुछ न्यूज है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में देखें तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो इन सब में डिवाइड है। क्षोभ मंडल क्या होता है? तो यह परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। और यह मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, और मौसम की लगभग सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओला, वर्षण इसी परत के अंदर होती है। किसके अंतर्गत होती है? ये आपके होती है क्षोभ मंडल के अंतर्गत। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद समताप मंडल आता है आपका। समताप क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल होता है, ये समताप मंडल है। और ये 50 किलोमीटर पर होता है। और यह परत बादलों एवं मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त रहता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर पारिस्थितिकी हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होता है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों को से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल आप देख सकते हो। तो मंत्रिमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर पर है, और इसकी ऊंचाई अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड एवं परत में आने वाले जल पर जल जाते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्र हो जाता है। और आयन मंडल का परत एक भाग है, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार
के लिए परत उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल क्या होता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। तो मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? मौसम वह है जिसके नियंत्रण बटन और छेड़छाड़ करता है। मौसम मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम को चिड़चिड़ा बना सकती है और हवादार मौसम हमें आनंद देती है। तो जब मौसम मतलब जो होता है कुछ समय के लिए होता है फिर चला जाता है, और किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत तापमान और मौसम जो होता है बहुत अधिक समय तक रहता है, तो उसको जलवायु कहते हैं। तो देखते हैं तापमान क्या होता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलन के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाले वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन मतलब जिसे सूर्यातप कहते हैं। तो की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, लेकिन तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ पर क्यों ढके रहते हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। दिन समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय उष्मा मुक्त होती है। नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब क्या होता है? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु यह अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। जैसे हमारा जो शरीर है इस पे वायु का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चारों तरफ से लगने की वजह से ये हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे शरीर का भी विपरीत बल लगता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरती है और समुद्र स्थल पर सर्वाधिक होती है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब वाले क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ जल आकाश होता है। वायु सदैव दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गति जो करता है उसको पवन कहते हैं। और आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब सड़क पर गिरी पत्तियां उड़ती हैं तो तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देता है। कभी कभी पवन धीरे बहता है और ये महीन धूल कर धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतना तेज होता है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। तो अस्थाई पवनें जो पवन होती है कई प्रकार की होती हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अस्थाई पवनें क्या होती हैं? अस्थाई पवनें जो होती हैं व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें स्थायी होती हैं। ये वर्ष भर लगातार दिशा में चलती रहती हैं। ये पश्चिमी पवनें होती हैं। और मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें वे पवनें जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं? तो लू स्थानीय पवनें। ये देखिए उत्तर व्यापारिक पवनें, दक्षिण व्यापारिक पवनें, उपोष्ण उच्च दाब हार्स अक्षांश कहते हैं, और इसको हार्स अक्षांश उपोष्ण हार्स अक्षांश। इसको सनातन पछुआ पवनें कहते हैं, इसे सनातन पछुआ पवनें कहते हैं। ये उपद्रोही नाम देख लीजिए। चक्रवात क्या होता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिले में चक्रवात आया और 29 अक्टूबर 1999 को महाचक्रवात आया, जिसमें राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी। मुख्य पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी प्रोत्कर्ष से हानियां हुई हैं। 260 किलोमीटर प्रति घंटे से वेग से चलने वाली 36 किलोमीटर से ज्यादा चलती रहती हैं। तीव्र वेग इस पवन में पेड़ों को उखाड़ देती हैं और घरों और मतलब इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर कुछ इंसिडेंट दिए गए हैं। अभी हम नए-नए को इंक्लूड करोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके पढ़ने के लिए, तो पढ़ लीजिएगा इसको। आर्द्रता क्या होती है इसको जान लेते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे-जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार
अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, असहज महसूस होता है। जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होकर शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद एवं पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नहीं कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। और ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी परतों से पेड़ काटे जाते हैं, तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय, पर्वतीय एवं चक्रवाती वर्षा। तो पौधों तथा जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके धरातल को ताज़ा जल प्रदान करता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ भी आ जाता है। ये आपका होमवर्क जिसे टेलीग्राम में भेजना है या फिर कमेंट बॉक्स में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? मौसम किसे कहते हैं? वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। वायु क्या है? ये सही उत्तर ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? और वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? वायुमंडल की परतों में हमें ऊपर जाते वक्त दाब वायुदाब कैसा होता है? तो जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये मिलान आपको करना है और कारण बताना है। ये क्वेश्चन आपको करके हमें कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक में भेजना है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।